कहानी शुरू होती है कुछ वियर्ड साइंस एक्सपेरिमेंट की स्लाइड शो से। टू बी ऑनेस्ट, इस प्रेजेंटेशन में काफी क्रीपी फोटो स्लाइड हो रही होती है। एनीवे, दिस फोटो सिंबलाइज दैट दिस मूवी इज इंडीड अबाउट सम साइंस एक्सपेरिमेंट स्पेशली ऑन किड्स। सो बिफोर कंटिन्यूइंग द स्टोरी, लेट मी टेल यू द स्टोरी इज डायरेक्टेड, रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय पार्क हुन जंग। पार्क जंग को आई सॉ द डेविल जैसी मूवीज के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है, जिसको कॉपीड करके ही बॉलीवुड मूवी एक विलन बनाई गई थी। इस मूवी में हम विटनेस करेंगे साइकिक सुपर पावर, सम वियर्ड पर्सनैलिटी विलन्स, यूनिक एक्शन सीक्वेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। खून से भरी बिल्डिंग से जहां 4-5 खून में लथपथ बंदे सर झुकाए खड़े होते हैं, उनकी बॉस डॉक्टर बेक उन्हें डांट लगाती है कि कुछ छोटे बच्चों को भी वो संभाल नहीं पाए। मीनवाइल एक 7 साल की बच्ची फरार हो गई होती है। उस बच्ची का नाम होता है जायुन, और सारे गुंडे लोग उसे जंगल में ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो बच्ची चालाक निकलती है और ऐसे छोटे मोटे गुंडों को बेवकूफ बना के बच निकलती है। तो असल में वो बिल्डिंग एक गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है जहां कुछ स्पेशल किड्स के ऊपर जानलेवा एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। जायुन बचते बचाते एक काऊ फार्म जा पहुंचती है जिसे एक ओल्ड कपल ओन करते थे। जायुन की ऐसी बुरी हालत देख के वे लोग इसे घर में ले आते हैं और फिर इलाज भी करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि एक्सट्रीम हेड इंजरी की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल गई है, और याददाश्त वापस आएगी भी कि नहीं इसका भी कोई पक्का नहीं होता है। वेल, उन ओल्ड कपल ने भी अपना एक बेटा खो दिया होता है। सो आउट ऑफ पिटी वे लोग जायुन को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन शुरू होता है 10 साल बाद से। जायुन अब 17 साल की हो गई होती है। अब वो इलीगल छोटा हाथी चलाती है, साथ में ही अपनी क्लास टॉपर भी है, नेशनल एंकर भी है। इतना ही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी वो सारे काम में आगे होती है। सारे मतलब सारे, होगी भी क्यों नहीं, बचपन में उसे मेंटली और फिजिकली ट्रेन जो किया होता है। वेल, जायुन की सोशल लाइफ तो अच्छी चल रही होती है, लेकिन उसके घर में काफी प्रॉब्लम्स होती है। उनका फैमिली बिजनेस अभी फिलहाल मंदी में चल रहा होता है, इसलिए उसकी फैमिली फाइनेंशियल स्कैरसिटी भी फेस कर रही होती है। मोरओवर उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से भी पीड़ित होती है। जायुन की बेस्ट फ्रेंड म्यंग ही उसे बताती है कि अभी फिलहाल उनके स्कूल में बर्थ ऑफ स्टार का ऑडिशन चल रहा है, जिसको जीतने पे $0.5 मिलियन का इनाम मिलेगा। और जायुन को ढेर सारे पैसे की जरूरत भी होती है अपने फॉस्टर पेरेंट्स का इलाज करवाने के लिए। तो बर्थ ऑफ स्टार उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और इस मौके को वो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए बिना किसी सेकंड थॉट के जायुन इस रियलिटी टीवी शो में ऑडिशन दे देती है। जैसे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एंटिसिपेट किया होता है, फर्स्ट ट्रायल में जायुन पास हो जाती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडिशन देते वक्त उसने एक छोटा सा मैजिक भी किया होता है। तो उसके पेरेंट्स इस बात से थोड़े वरीड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जायुन एक स्पेशल किड है और वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह लोगों को इसके बारे में पता चले। वेल, उनका चिंता करना जायज होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही एक वियर्ड आदमी उन्हें फॉलो करने लगता है। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद जायुन को सोल जाना होता है अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, और सोल जाते समय उनकी मुलाकात एक बहुत ही वियर्ड पर्सनालिटी वाले आदमी से हो जाती है। ही इज नोन बाय द नेम ऑफ नोबलमैन। तो नोबलमैन जायुन से कुछ स्केरी बातें करता है, समथिंग लाइक शी इज अ विच, शी इज अ मॉन्स्टर एंड ऑल। इन बातों से जायुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड घबरा जाते हैं। तो गाइज, हियर डायरेक्टर इज ट्राइंग टू क्रिएट द टेंशन ऐसा कि आगे मूवी में बहुत ही खतरनाक कुछ होने वाला है, क्योंकि मूवी की बिगनिंग से अभी तक कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं हुआ होता है, सिर्फ बातें चल रही होती हैं। फिर अचानक से ये नोबलमैन भाई साहब आ जाते हैं, जो बिना किसी मतलब के एक भले इंसान को ट्रेन में ही मार देते हैं, बिना किसी मोटिव के। आगे जायुन सोल में परफॉर्म करती है। इस बार भी उसे अपनी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिलती है। हालांकि शो प्रोड्यूसर उसे चाहते थे कि पहले जैसे बार वो एक बार और छोटा सा मैजिकल परफॉर्मेंस दे, लेकिन जायुन साफ साफ मना कर देती है। वेल, जायुन वाज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, जो कि उसके अलावा और किसी को नहीं होता पता। तो उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ बचे होते हैं। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि अब उसे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बट जायुन के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। मीनवाइल उसके लाइव परफॉर्मेंस को डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई भी देख रहे होते हैं। एंड गाइज, फॉर अ रेफरेंस, दिस टू आर द मेन विलन्स ऑफ दिस मूवी। अब इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आखिरकार 10 साल बाद उन्होंने जायुन को ढूंढ ही लिया है। तो गाइज, जैसा कि बिगनिंग में मैंने बताया था कि कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट स्पेशल किड्स पे जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं टू मेक देम अ लिविंग वेपन। इन सिंपल वे लोग म्यूटेंट्स बना रहे होते हैं। अब सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि एक रात ही सारे बच्चे बगावत पे आ जाते हैं। ये वही रात है जब जायुन भी फरार हो गई होती है।
इस इंसिडेंट के बाद भी डॉक्टर बेक अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखती है एंड शी मैनेज टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ इनह्यूमंस। वहीं इस फैसिलिटी को रन करे हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट को डॉक्टर बेक के मोटिव्स कुछ ठीक नहीं लगते, सो वो मिस्टर चोई को ऑर्डर देते हैं सारे इनह्यूमंस को मारने की, इंक्लूडिंग डॉक्टर बेक। मीन टाइम डॉक्टर बेक अपने कॉलिग डॉक्टर्स को भी एक एक करके ऊपर पहुंचा रही होती है और इसी दौरान ये पता चलता है कि डॉक्टर बेक के एक्सपेरिमेंटेड किड्स के पास साइकिक पावर्स है। वही रात में सोते समय जायून को अपनी बीमारी की वजह से सीजर अटैक आते हैं। तभी उसे किसी की आहट की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि 8-10 ब्लैक सूट में बंदे बंदूक लिए खड़े हैं और उसकी फ्रेंड भी उनके कब्जे में है। अब यहाँ पे 10-15 मिनट उन ब्लैक सूट बंदों का टीम लीडर जायून के साथ फालतू की बकवास करता है और फिर जायून जो वाट लगाती है उनकी, बस देख के मजा ही आ जाता है। अब इस सीन से एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इंडियन जायून कोई नॉर्मल टीनेजर नहीं है। उसकी फ्रेंड भी जायून का ऐसा एक्शन अवतार देख के टोटली शॉक्ड रह जाती है। वेल ये ब्लैक सूट वाले बंदे तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे। अब इसके बाद घर में एंट्री होती है नोबल मैन और उसके फॉलोअर्स की। नोबल मैन भी जायून की तरह एक म्यूटेंट होता है एंड फॉर सम रीजन वो जायून को विज बुलाता है। तो नोबल मैन जायून से पोलाइटली कहता है कि उसे उनके साथ चलना चाहिए वरना उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगेगी उसके फॉस्टर पेरेंट्स और फ्रेंड को मारने में। जायून अपने पेरेंट्स की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चले जाती है। फैसिलिटी पहुंच के डॉक्टर बेक जायून को एक चेयर के साथ बांध देती है। उसके बाद वो उसकी मेमोरीज वापस लाने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली जायून की याददाश्त वापस आ जाती है। अब उसे पता होता है कि डॉक्टर बेक कौन है और ये सारा माजरा क्या है, लेकिन उसी समय उसे दोबारा से सीजर अटैक आ जाता है और इस बार उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। डॉक्टर बेक के इन सब के पीछे एक्चुअल मोटिव क्या होता है वो तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट शी हैज दिस फॉल्स बिलीव दैट शी कैन कंट्रोल हर एंड अपेरेंटली डॉक्टर बेक के पास जायून की इस बीमारी का क्योर होता है, बट ये क्योर सिर्फ 1 मंथ तक का वैलिड रहता है। यानी कि जायून को इस पर्टिकुलर मेडिसिन पे निर्भर होना पड़ेगा अगर वो जीना चाहती है तो जैसे ही वो फ्लूइड जायून की बॉडी में इंजेक्ट होता है वो फुल एनर्जेटिक फील करती है। डॉक्टर बेक उसे बताती है कि इस क्योर से वो अपनी पावर्स का 100% इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसको कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है। जायून विद अ डेडली एविल स्माइल कहती है कि दिस इज बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मतलब कि ये सब कुछ उसने पहले से प्लान कर रखा होता है। मोरओवर उसकी याददाश्त तो कभी गई नहीं थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो बस याददाश्त भूलने का नाटक कर रही होती है सो दैट वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो सारी प्लानिंग करती है। जायून अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर बेक के पास इसका क्योर जरूर होगा, इसलिए जानबूझ के वो इन्हें ट्रैक करने देती है ताकि इनके जरिए वो अपनी बीमारी का इलाज करा सके। एंड नाउ सिंस शी हैज ऑल हील्ड अप, उसकी सारी सुपर पावर्स भी वापस आ गई है। तो जायून का नेक्स्ट मूव होता है उन सारे बंदों को मार डालना जो कोई भी इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था। जायून के मोटिव्स को समझ के डॉक्टर बेक काफ़ी डर जाती है। उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है, सो फैसिलिटी के सारे बंदों को ऑर्डर देती है जायून को मारने का और फिर मौत का खेल शुरू होता है। जायून एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। मीन टाइम मिस्टर चोई जो कि हेडक्वार्टर के लिए काम करता था वो भी अपने बंदों के साथ फैसिलिटी में एंट्री लेता है। मिस्टर चोई को स्ट्रेट ऑर्डर्स होते हैं सारे म्यूटेंट्स को मारने का। मिस्टर चोई वॉज क्वाइट गुड विद गन्स, लेकिन इन म्यूटेंट्स को मारने का एक ही तरीका होता है, हेडशॉट। एनीवे जायून इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कोई उसे रोक ही नहीं पाता। हालांकि नोबल मैन भी जायून को अच्छी टक्कर देता है और उनकी फाइट भी बहुत तगड़ी होती है, बट जायून एक एक करके सबको मार डालती है, इंक्लूडिंग नोबल मैन, मिस्टर चोई एंड डॉक्टर बेक। तो फिर पूरी तबाही मचाने के बाद जायून वापस अपने फॉस्टर पेरेंट्स से मिलने जाती है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत सीरियस होती है। जायून्स फादर उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो कहते हैं कि अब वो उससे कभी मिलना नहीं चाहते। जायून सब कुछ सुनने के बाद उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है और 3 महीने बाद वो डॉक्टर बेक ट्विन सिस्टर से मिलती है। असल में उसे अपनी बीमारी के लिए कोई लॉन्ग लास्टिंग क्योर चाहिए होता है, इसलिए वो उनसे मिलने आई होती है और फिर मूवी यहीं पे एक क्लिफ हैंगिंग सीन के साथ खत्म हो जाती है। वेल नेक्स्ट ईयर ही इस मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फिल्म की टोटल 3 मूवी आएगी। फर्स्ट पार्ट में बेशक बहुत से कंफ्यूजन है, होप सो आगे आने वाले पार्ट्स में ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो गाइज हियर एंड्स अप वीडियो 2। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आइटम ऑन क्लास पे, तो कमेंट में लिखना आइटम ऑन क्लास। ऑल्सो विजिट आवर सेकंड चैनल जिसमें हम माइंड बेंडिंग मूवीज का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो निको की कहानी बस यही खत्म नहीं होती। जिस मूवी की कहानी मैं बता रही हूँ वो एक टाइम ट्रेवल प्लस पैरेलल वर्ल्ड थीम साइंस फिक्शन मूवी है, यानी कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी ताको बी नट। थैंक यू सो मच गाइस।